हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था चरणदास के रूप में नैले ने आकाश नंद के माता पिता से कहा, मैं आपके लिए यह निमंत्रण पत्र लेकर आया हूँ। आपके बेटे आकाश के अथक प्रयास से सूरत में एक बहुत बड़ा अस्पताल तैयार किया गया है। बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होने वाला है। इस उद्घाटन समारोह में आप दोनों का वहां उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। कमला के दिमाग में चरणदास की कोई बात नहीं आ रही थी। उसने मनीराम से पूछा, बाबा जी क्या कह रहे हैं? आकाश अस्पताल में क्या कर रहा है? मनीराम ने कमला को समझाते हुए कहा, बाबा जी कह रहे हैं कि आकाश नंद ने सूरत में बहुत बड़ा अस्पताल बनाया हुआ है। अस्पताल में कामकाज शुरू करने से पहले कुछ पूजा पाठ है, उसमें हम दोनों को भी बुलाया है। जवान बहू को अकेले घर में छोड़कर मैं प्रदेश कैसे जाऊंगी? चरणदास ने कहा, किसकी बहू? जिसे आप अब अपनी बहू कह रही हो, उसे बहू कहना सिर्फ आपका भ्रम है। आपका और उसका बहू का नाता तब ही तक था जब तक तुम्हारे आकाश नंद का उसे पत्नी का संबंध था। आकाश नंद ने जब उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया तो फिर आप लोगों को उसकी कैसी चिंता? अभी चरणदास के रूप में नैला, कमला और मनीराम से बात कर रहा था कि अचानक मनीराम की नज़र नंदनी पर पड़ी। नंदनी पानी के धारे से कपड़े धोकर ला रही थी। मनीराम ने कमला से कहा, बहू आ रही है, उसके सामने कोई ऐसी बात न कह देना जिससे उसके दिल को दुख पहुँचे। तो उससे सिर्फ इतना पूछ लेना कि हम लोग एक सप्ताह के लिए सूरत जा रहे हैं। वहाँ आकाश ने कोई अस्पताल बनाया है। उसकी पूजा पाठ में शामिल होने के लिए उसने हमें भी बुलावा भेजा है। जब तक वह इस घर में है, उसकी राय लेनी भी जरूरी है। मनीराम ने चरणदास द्वारा दिए गए निमंत्रण पत्र को बहू को पकड़ाते हुए कहा, बहू, बाबा जी हमें अपने साथ सूरत ले जाने के लिए घर पधारे हैं। आकाश ने यह निमंत्रण पत्र देकर हमें वहां बुलाया है, इसलिए हम एक सप्ताह के लिए वहां जाना चाहते हैं। तब तक घर की सारी जिम्मेदारी आपकी ही है। नंदनी ने निमंत्रण पत्र को पढ़कर उसमें लिखे कार्यक्रमों को ध्यान से पढ़ा। यद्यपि वह मन ही मनी इस बात से खुश थी कि कुछ दिनों के लिए ही सही इन बूढ़े सास ससुर से छुटकारा तो मिलेगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ऐसा भाव बनाया कि जैसे सास ससुर के बिना वह अकेली एक पल भी इस घर में रह न सकेगी। फिर उसने अपनी सास की ओर देखकर उनसे पूछा, क्या आप वहां जाएंगे? कमला ने कहा, अब मेरे आकाश ने बुलाया ही है तो एक बार मैं भी वहां चले ही जाती हूँ। बाबा जी तो हमारे लिए यह हेलीकॉप्टर भी यहाँ लेकर आए हैं। यह कहकर उसने नंदनी को हेलीकॉप्टर दिखाया। नंदनी बोली, लेकिन आपको इसमें डर नहीं लगेगा? नंदनी की बात सुनकर बाबा चरणदास के वेश में नैले ने उससे कहा, इनको डराओ मत, जल्दी से इनका सामान तैयार करो, हमें शाम होने से पहले ही इन्हें लेकर वहां पहुंचना होगा। मनीराम एवं कमला के साथ साथ नंदनी ने भी सोचा, न जाने यहाँ से सूरत पहुँचने में इनको कितना समय लगेगा। मनीराम ने कमला से कहा कि जल्दी से अपना और मेरा जरूरी सामान व लत्ते कपड़े रख लो, बाबा जी सही कह रहे हैं। कमला और नंदनी सामान बांधने लगे। मनीराम और कमला ने हड़बड़ाहट में थोड़ा थोड़ा भोजन किया। थोड़ी ही देर में दोनों अपने अपने जरूरी सामान के थैले लेकर आंगन में चले आए। उन्हें देखकर चरणदास पुनः आंगन में आया और उसने उन दोनों को हेलीकॉप्टर में बैठने का आमंत्रण दिया। जैसे ही मनीराम और कमला हेलीकॉप्टर की ओर गए, नंदनी ने सास ससुर के पैर छुए और बाबा को प्रणाम किया। बूढ़े मनीराम और कमला ने नंदनी से खुद के जल्दी घर लौट आने और इस बीच नंदनी को घर और खुद का ध्यान रखने को कहा। इसके बाद दोनों बाबा चरणदास के पीछे पीछे डरते हुए हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए। उन्हें डरा हुआ देख हेलीकॉप्टर के चालक के रूप में दैली ने उन्हें कहा, आप लोग बिल्कुल भी मत डरो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अपने बेटे के आकाश नंद के पास सूरत पहुंच गए। चरणदास ने उन्हें इम्तिनान से हेलीकॉप्टर में बैठाया और दैले ने उनका जरूरी सामान अंदर रख दिया। इसके बाद उन्होंने मनीराम और कमला को आंख बंद करने को कहा। जैसे ही दोनों ने आंख बंद की, दैले ने हेलीकॉप्टर को अपने कंधे में रखा और पलक झपकते ही चारों सूरत के उसी शिवालय में पहुंच गए जहां वास्तव में बाबा चरणदास के साथ आकाश नंद अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहा था।
मनीराम और कमला को नैले दैले ने सूरत के शिवालय मंदिर में छोड़ा और इसके बाद वह बाबा चरणदास और आकाशनंद से विदा लेकर भीम अखाड़े की ओर चले गए। इसके बाद चरणदास आकाशनंद को साथ लेकर मनीराम एवं कमला के कमरे में चले गए। आकाशनंद ने माता पिता को प्रणाम किया और उनकी कुशलक्षेम पूछी। आकाश को अपने करीब देखकर दोनों बहुत खुश हुए। आकाशनंद ने माता पिता से पूछा, यहाँ आने में आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कमला बोली, हमें तो पता भी नहीं चला कि तब तक बाबा जी ने बताया आप सूरत पहुँच गए। आकाशनंद को देखकर कमला की आंखों में आंसू आ गए। बाबा चरणदास ने उनको समझाते हुए कहा, माई, आपका बेटा पूरे जग में आपका नाम ऊंचा करेगा, इसलिए अब आप दोनों के रोने का समय नहीं। आप दोनों बड़े भाग्यवान हो जो आपने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया। इस संसार में हर कोई अपना काम करने के लिए यहाँ आता है और उसके बाद चला जाता है। बहुत कम लोग ही समाज सेवा करके जग का कल्याण करते हैं। इसलिए आकाशनंद के संन्यास धारण करने की घटना पर आप शांत चित होकर सोचिए। बाबा चरणदास की बात सुनकर कमला का मन कुछ शांत हो गया। इसके बाद कमला और मनीराम ने आकाशनंद से उसका हाल समाचार पूछा। आकाशनंद ने बताया, बाबा संतराम जी, बाबा चरणदास जी और आप लोगों के आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है। गोलू जू की दया दृष्टि से सब काम समय पर हो रहे हैं। कमला ने आकाशनंद से पूछा, बाबा जी कह रहे थे कि तुमने एक बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया है, कितनी दूर है अस्पताल यहाँ से? आकाशनंद ने कहा, बस थोड़ी ही दूर है। परसों से अस्पताल में रोगियों का इलाज शुरू हो जाएगा। इससे पहले हमने सोचा कि अस्पताल में एक छोटी सी पूजा पाठ हो जाए। अब आप दोनों भी इस मौके पर यहाँ पहुँच गए हैं तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। आप दोनों भोजन करो, इसके बाद थोड़ी देर आराम करके शाम को मेरे साथ अस्पताल देखने चलेंगे। बाबा चरणदास ने मनीराम और कमला के ठहरने के लिए मंदिर में ही व्यवस्था कर दी थी। उन्होंने अपने चेलों को सख्त हिदायत दी कि आकाशनंद जी के माता पिता को यहाँ किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। मनीराम और कमला ने आकाशनंद से कहा, हम दोनों दिन का भोजन करके आए हैं, इसलिए वे अब रात में ही भोजन करेंगे। आकाशनंद ने माता पिता के लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई। चाय पीकर मनीराम और कमला अपने कमरे में आराम करने लगे तो उनकी आंख लग गई। शाम को ठीक 5 बजे दोनों की नींद खुली तो तुरंत उनके कमरे में चाय पहुंच गई। दोनों को नन्ही उम्र के साधुओं से अपनी इस तरह की सेवा करवाने में हिचकिचाहट सी हो रही थी। बाबा चरणदास ने उनकी यह बात भांप ली, इसलिए उन्होंने नैले दैले को एक बार पुनः याद किया तो वे दोनों तुरंत बाबा की सेवा में हाजिर हो गए। बाबा चरणदास ने नैले दैले को समझाते हुए कहा, आकाशनंद के माता पिता आप दोनों की बहुत तारीफ कर रहे थे। ये दोनों हमारे शिवालय में मेहमान हैं, लेकिन इनको शिवालय के साधु सन्यासियों की सेवा लेने में हिचकिचाहट महसूस हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक ये दोनों यहाँ रहेंगे, इनकी देखभाल की जिम्मेदारी आप दोनों संभालें। मुझे विश्वास है कि आप दोनों सामान्य वेशभूषा में रहकर इन दोनों की देखभाल करेंगे तो इनको कोई परेशानी नहीं होगी। बाबा चरणदास की बात सुनकर नैले दैले ने एक स्वर में कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। यह कहकर नैले दैले सामान्य इंसानों की वेशभूषा में आकर आकाशनंद के माता पिता की सेवा में लग गए। शाम की चाय पीकर मनीराम एवं कमला आकाशनंद और बाबा चरणदास के साथ नई बस्ती में तैयार अस्पताल को देखने चले गए। उधर नंदनी ने सास ससुर को जैसे ही घर से विदा किया, उसे एक सुखद अनुभूति हुई। एक लंबे समय तक इंतजारी के बाद उसे ऐसा लगा कि अब उस पर नज़र रखने वाला इस घर में कोई नहीं है। इंसान जब वासना पर नियंत्रण नहीं रखता है तो उसे व्यभिचारी बनने में देर नहीं लगती। नंदनी के साथ भी यही हुआ। काशीराम एवं कमला द्वारा नंदनी की रवि के साथ शादी के लिए रखी शर्त के अनुसार 1 वर्ष बाद भी आकाश घर वापस नहीं लौटा तो नंदनी सास ससुर से नाराज रहने लगी। अब उसे ऐसा लगता था कि रवि के साथ उसकी जिंदगी की नई पारी शुरू न होने का एकमात्र कारण उसके सास ससुर की यही शर्त थी। अब तो नंदनी एवं रवि का रिश्ता भी नंदनी की गलती के कारण समाप्त हो गया था। इधर रवि और चंपा की शादी की बात सुनकर नंदनी की सारी उम्मीद धूमिल हो गई थी। हीरालाल भी अपनी बेटी नंदनी की कारगुजारियों से बहुत नाराज था। नंदनी को इस मुश्किल वक्त में सहारा देने वाला कोई न था। चारों ओर से निराश नंदनी पर अब किसी का कोई प्रतिबंध भी न था।
ऐसे में वह अपना सुख दुख किसे सुनाती। गांव के बड़े बुजुर्ग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते, लेकिन जवान लड़कों की नज़र में वह गांव में सबसे सुंदर एवं मनोरंजक महिला थी, जिसको जब मौका मिलता वह उसके साथ हंसी ठिठोली का कोई मौका न चूकता था। पातीराम के लड़के अमित का पॉलिटेक्निकल में सिविल इंजीनियर का दूसरा वर्ष चल रहा था। वह गांव में रहने वाले नवयुवकों में सबसे हट्टा कट्टा जवान और उतना ही सुंदर भी था। उसकी और नंदिनी का झुकाव कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए हर किसी की नज़र अब इन दोनों पर अवश्य रहती थी। नंदिनी ने एक बार उसे गलत रास्ता दिखाया तो उन्मुक्त भोरे की तरह वह भी मरकंद की प्यास में भोरा गया। अब उसे नंदिनी के यौवन में परियों जैसी नूरानियत दिखाई देने लगी। अक्सर उसका ध्यान अब पढ़ाई के बजाय नंदिनी की ओर ही रहता था। नंदिनी के सास ससुर के सूरत जाने के बाद नंदिनी अमित से मिलने को आतुर थी। गांव में शकुंतला की पैनी नज़र अमित और नंदिनी पर रहती थी, इसलिए उनका मिलना इतना आसान न था। इसलिए नंदिनी ने दूसरा तरीका ढूंढ लिया। एक दिन वह खुद बाजार गई। अमित के कॉलेज की छुट्टी के वक्त वह टहलते टहलते उधर चली गई। छुट्टी के बाद अमित अपने दोस्तों के साथ घर की ओर जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र नंदिनी पर पड़ी। वह दोस्तों से अलग होकर नंदिनी से बातचीत करने लगा। नंदिनी उसे पास की एक दुकान में ले गई। वहां दोनों ने हल्का फुल्का नाश्ता किया। अमित को घर आने में देर हो रही थी। उसे मालूम था कि घर पर देरी से पहुंचने पर माँ 10 तरह के सवाल पूछेगी, इसलिए उसने नंदिनी से घर चलने को कहा। नंदिनी ने दुकानदार को चाय नाश्ते के पैसे दिए और फिर वह अमित के साथ गांव की ओर चली आई। रास्ते में नंदिनी ने अमित को बताया कि उसके सास ससुर घर पर नहीं हैं, इसलिए आज रात अमित उसके घर पर ही बिताए। अमित ने नंदिनी के मुख से जब यह सुना तो वह बोला, भाभी पागल हो गई हो क्या? मेरी माँ को पता चल गया तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। नंदिनी तो शातिर थी ही। उसने आज केमिस्ट की दुकान से यह कहकर कि उसे नींद कम आती है, कुछ नींद की गोली खरीद ली थी। अमित को समझाते हुए उसने कहा, सास जी को मालूम भी न चलेगा कि अमित कब मेरे घर आया। मैंने इसका भी इंतजाम कर दिया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम सिर्फ एक काम करना, रात को सोते समय यह 2 गोली अपनी माँ को दूध में मिलाकर दे देना। इससे उन्हें इतनी नींद आएगी कि उनकी नींद सुबह ही टूटेगी। उनके सोने के बाद तुम मेरे घर चले आना। और हाँ, चिंता मत करो, सुबह 5 बजे मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगी। यह कहकर नंदिनी फिर हंसने लगी। अमित को नंदिनी की बात ठीक न लगी। उसने नंदिनी से कहा, माँ रात में दूध नहीं पीती, वैसे भी आजकल हमारी गाय दूध कम ही दे रही है, इसलिए माँ मुझे ही रात को 1 गिलास दूध पीने को देती है। नंदिनी बोली, तुम तो निरा बुद्धू ही हो, तब तो यह काम और भी आसान है। रात को जब सास जी तुम्हें दूध पीने को देगी, तुम उसमें ये दोनों गोली मिला देना और फिर कह देना कि मेरा तो पेट खराब हो रहा है, इसलिए आज मैं दूध नहीं पीऊँगा। दूध में चीनी मिली होगी तो उसकी दही भी न बनेगी, इसलिए अपनी माँ से कहना, माँ यह दूध आज आप ही पी लो। अमित ने कहा, तुम्हारे कहने पर मैं अपनी माँ से यह धोखा नहीं कर सकता। मेरा हृदय इस काम को करने से मुझे रोकेगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। नंदिनी बोली, हमारे पास अपने प्यार के इजहार करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा। केवल 1 दिन की ही तो बात है, फिर अगले रोज़ तो मेरे सास ससुर ही आ जाएंगे। प्लीज़ आज मेरे लिए एक बार यह कर लो, आगे से कभी मैं तुम्हें ऐसे काम करने को न कहूँगी। यह कहकर उसने नींद की गोली अमित के हाथ में पकड़ा दी। अमित ने नंदिनी से कहा, ठीक है, देखता हूँ, अगर मेरा हृदय गवाही देगा तभी मैं यह सब काम कर पाऊँगा। अभी मैं जल्दी जल्दी घर जाता हूँ, कहीं माँ ने मुझे तुम्हारे साथ घर आते देख लिया तो फिर न जाने क्या होगा। यह कहते हुए वह नंदिनी को पीछे छोड़कर तेज कदमों से अपने घर की ओर निकल गया। नंदिनी ने भी इसी में अपनी भलाई समझी। जाते जाते उसने अमित से कहा, मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार करूँगी। अमित नदी के किनारे पहुंचा तो उसे वह पुरानी घटना पुनः याद आ गई। नदी पार करते समय उसने कई बार आज खुद से आज की योजना पर प्रश्न किए, अतः उसका मनवासना से हार गया और उसने नंदिनी की बात को मानो अपने हृदय पर जबरन थोपते हुए स्वीकार कर लिया। तभी उसकी नज़र नदी के इस पार खड़ी अपनी माँ पर पड़ी, जो हर दिन की तरह आज भी उसका इंतजार कर रही थी।
माँ ने उसे आज थोड़ी देर पर पहुंचने पर टोका तो उसने बताया कि आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास थी। इसके बाद अमित अपनी माँ के साथ घर चला आया। नंदिनी ने हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए अपनी वासना को शांत करने के लिए अमित का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। उसकी आत्मा उसे लताड़ते हुए कहती, लानत है नंदिनी तेरी इस फितरत पर, तूने आज तक सबके साथ धोखा ही किया है। लेकिन नंदिनी का शातिर मन उसे उकसाते हुए कहता, जो दुनिया तेरा ख्याल नहीं रखती उसे तुझे रोकने टोकने का भला क्या अधिकार। तू अपनी जिंदगी की खुशियों को दुनिया के कहने पर कब तक न्योछावर करती रहेगी। इसलिए किसी की कोई परवाह किए बगैर तू भी अपनी जिंदगी में मौज कर। उस जोगी ने तेरे साथ कौन सा अच्छा व्यवहार किया था। अपने माँ बाप के लिए हेलीकॉप्टर भेजकर उन्हें अपने पास बुलाया, तो क्या ये नंदिनी उनके घर की नौकर है जो उनके घर की चौकीदारी करती रहेगी। इन कुत्सित विचारों को मन में सोचते सोचते वह अपने घर पहुंच गई। आज नंदिनी के जीवन में कुदरत ने एक नया बदलाव लाने की जैसे जिद ठान रखी थी। इसलिए अमित ने भी वही किया जो नंदिनी ने उसे रास्ते में समझाया था। घर पहुंचकर वह नित्य की तरह अपनी पढ़ाई में जुट गया तथा उसकी माँ ने रात्रि का भोजन तैयार किया। फिर दोनों ने एक साथ भोजन किया। भोजन करने के बाद शकुंतला कुछ देर अमित के साथ बातचीत करती रही। आज भी उसने ऐसा ही किया। इसके बाद दिन भर की थकी हारी शकुंतला को नींद आने लगी तो उसने अमित के सामने एक गिलास गर्म दूध लाकर रख दिया। अमित ने माँ की नज़रों से बचकर दूध में नंदिनी की दी हुई नींद की दोनों गोली मिला दी। शकुंतला जैसे ही सोने के लिए अपने बिस्तर की ओर गई, अमित ने उसे आवाज़ देकर कहा, माँ आज उसका पेट कुछ खराब सा हो रहा है, इसलिए दूध पीने की उसकी इच्छा नहीं है। शकुंतला ने कहा, तूने पहले क्यों नहीं बताया, पहले बता देता तो मैं सुबह के लिए इसे जमा करके तेरे लिए दही ही बना देती। अब तो मैंने इसमें चीनी भी मिला दी, थोड़ा तो पी ले। अमित ने कहा, पेट खराब होने पर दूध तो कभी भूल कर भी नहीं पीना चाहिए, इसलिए मैं आज दूध नहीं पीऊँगा। ऐसा कर तू ही इसे पी ले, नहीं तो मैं सुबह देखूँगा। अमित की माँ को अमित एवं नंदिनी की योजना का कुछ पता न था, इसलिए उसने अमित से कहा, सुबह तक तो यह खराब ही हो जाएगा, अभी तो यह ज़्यादा गर्म होगा, मुझे भी नींद आ रही है। माँ के इतना कहते ही अमित रसोई से दूसरा गिलास ले आया। उसने दूध को कई बार दोनों गिलासों में फेंटा, इससे दूध ठंडा हो गया। साथ ही उसमें डाली गई नींद की गोलियां भी दूध में भली भांति घुल गई। शकुंतला ने वह दूध पिया और फिर वह अमित को यह कहकर अपने बिस्तर में लेट गई कि सोते समय दरवाजे अच्छी तरह बंद कर देना। यदि रात में पेट में कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो तो मुझे उठा देना। दूध में मिली नींद की गोलियों ने आधे घंटे में ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और फिर शकुंतला को ऐसी नींद पड़ी कि उसकी आंखें सुबह ही खुली। अमित ने माँ की नींद की परीक्षा लेने के लिए उसे 2-3 बार आवाज़ दी। इसके बाद उसने घड़ी में समय देखा तो रात के 11 बज रहे थे। गांव में लोग शहरों की अपेक्षा जल्दी ही सो जाते हैं। अमित घर से बाहर निकला और उसने एक बार अपने आंगन में खड़े होकर पूरे गांव का मुआवना किया। उसने देखा सिर्फ नंदिनी के घर में केवल उसी की कमरे की लाइट जल रही है। उसने अपने घर की लाइट को बंद किया और एक बार फिर माँ को उसके पास आकर आवाज़ दी, लेकिन शकुंतला पर नींद की गोलियों का असर हो चुका था। अमित ने घर का दरवाज़ा बंद किया और फिर वह दबे पांव नंदिनी से मिलने उसके घर पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, नंदिनी ने न केवल घर का दरवाज़ा ही खोला बल्कि मुस्कुराते हुए अपने दिल का दरवाज़ा भी उसके लिए खोल दिया। नंदिनी ने अमित का अपने घर पहुंचने पर स्वागत करते हुए उसे गर्मा गर्म दूध एवं जलेबियां परोसी। इसके बाद दोनों ने कुछ देर तक अंतरंग बातचीत की। जब अमित ने नंदिनी को कहा कि उसके कहने पर उसने अपनी माँ के साथ भी छल किया, तो उसने उसको समझाते हुए कहा कि प्रेम और युद्ध में सब मान्य होता है। जैसे जैसे रात गहराती गई, अमित नंदिनी के प्यार में डूबता ही गया। नंदिनी को पिछले 3 वर्षों से जिस बात की चाहत थी, आखिर उसकी वह इच्छा आज अमित के साथ रहकर पूरी हो गई। सुबह ठीक 5 बजे उसने अमित को जगाया और उसे अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय पिलाकर घर से विदा किया। अमित फिर दबे पांव अपने घर चला आया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर शकुंतला की नींद टूट सी गई। उसने अमित को आवाज़ देकर पूछा,
अमित तो अभी तक पढ़ रहा है, सोया नहीं अभी तक। अमित ने डरते हुए कहा, माँ सुबह हो गई है, मेरा पेट गड़बड़ा रहा था इसलिए बाहर गया था। तुझे भी आज बहुत गहरी नींद आई, रात में भी मैं 2 बार बाहर गया था तब भी तू नहीं उठी। यह सुनकर शकुंतला बिस्तर में लेटे लेटे बोली, अच्छा बेटा, क्या तू ये सच कह रहा है? अमित ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, सुबह के 6 बजने वाले हैं। शकुंतला बोली, आज तो मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई थी, शायद गुनगुना दूध पीकर आई होगी। चल ठीक है, मैं अभी उठकर चाय तैयार करती हूँ। अमित ने कहा, मेरा पेट ठीक नहीं है इसलिए मैं चाय नहीं पीऊँगा, कहे तो तेरे लिए चाय बना दूँ। अमित की बात सुनकर माँ बोली, नहीं नहीं तू रहने दे, आराम कर थोड़ी देर। यह कहकर शकुंतला ने बिस्तर छोड़ा और अपने नित्य के कामों में लग गई। अमित भी माँ की ओर से आश्वस्त था कि उसे रात की घटना की कोई भनक तक नहीं लगी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।